क्या आप जानते हैं कि हर किसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप कुछ मैटर्स को कोर्ट के बाहर जाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं लॉमैन्स एंड कंपनी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आखिर हम अपने किसी भी डिस्प्यूट को कोर्ट में ना जाकर बल्कि कोर्ट के बाहर भी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आपने इस टर्म को अपनी निजी जिंदगी में शायद जरूर सुना हो, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसे अक्सर हम एडीआर के नाम से भी जानते हैं। एडीआर एक ऐसा मैकेनिज्म जो हमें बता रहा है ऑल्टरनेटिव, विच मीन्स सब्स्टिट्यूट ऑफ लिटिगेशन। कोर्ट में कार्यवाही करने के अलावा हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। डिस्प्यूट यानी कि आपके जो राइट्स हैं और किसी और पार्टी के साथ उसके अंदर डिस्टर्बेंस चल रही है, मतलब मतभेद चल रहे हैं। एंड तीसरी टर्म आती है रेजोल्यूशन, जिसका मतलब है कोई सॉल्यूशन ढूंढना। अगर ऑल्टरनेटिव, डिस्प्यूट और रेजोल्यूशन को तीनों को साथ में जोड़ दिया जाए तो मतलब निकल के आता है लिटिगेशन में ना जाते हुए ऑल्टरनेटिव तरीके से अपने राइट्स को सॉल्व करना, जो डिस्प्यूट में बदल गए हैं किसी सॉल्यूशन को पाने के लिए, बट आउटसाइड द कोर्ट जाकर। ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है ऑन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। इस इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस की, और आने वाले और लेक्चर्स के अंदर हम डिटेल्ड बेयर एक्ट की स्टडी करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कैसे शुरू हुई हमारे एडीआर की कहानी। एडीआर हमारे और आपके लिए कोई नई टर्म नहीं है, बट हाँ, अगर हम आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन इन टर्म्स को सुने तो शायद आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ, ये तो कुछ नया है। पर भारत या फिर वर्ल्ड में स्थित और बहुत सारे राज्यों के लिए ये तो आम ही बात है। जैसे कि आपने सुना होगा फैमिली सेटलमेंट। हिंदू लॉ में देखा जाए तो कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है तो फैमिली का करता ही बैठ के उस टॉपिक को, उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर देता है। या फिर पंचायतें जो बैठती हैं, लोक अदालतें बैठती हैं, ये सब क्या है? ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ही तो है, जब हम कोर्ट ना जाके अपने डिस्प्यूट को कोर्ट के बाहर ही सॉल्व कर लेते हैं। ये बात जब पूरे वर्ल्ड लेवल पे डिस्कस की गई और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जब हमें बताया कि अगर हम चाहते हैं ट्रेड का पूरे वर्ल्ड में एक सर्कुलेशन हो, वो भी स्मूथली, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है हम पूरे ग्लोब को एक वन विलेज की तरह ट्रीट करें। और जब हम पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड में ट्रेड हो रही चीजों को एक ग्लोब की तरह ट्रीट करेंगे, तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने का भी एक यूनिवर्सल तरीका होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए। एंड इसी लॉजिक के साथ यूनाइटेड नेशन ने पास किया एक ट्रिटी, यूएन सेट्रल मॉडल, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। यस, यही था एक ऐसा मॉडल जिसने पूरे वर्ल्ड को बताया कि हाँ, हम इस पर्टिकुलर मॉडल को अपने देश के अंदर डोमेस्टिक लॉ की तरह अगर पास कर दें तो हाँ, हम अपने इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को एज अ यूनिफॉर्म कोड सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसी लॉजिक को समझते हुए यूएन ने पास किया यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। यस, यूएन सेट्रल मॉडल एक ऐसा मॉडल जो वर्ल्ड में एडीआर मैकेनिज्म से किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए काम आया जा सकता है। इसी एक्ट के जरिए हमने कोशिश करी कि किस तरह से हम एक स्मूथ फंक्शनिंग के साथ डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे फॉलो कर सकते हैं आर्बिट्रेशन आपकी और अपनी निजी जिंदगी में। नाउ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के जरिए से सॉल्व करें, तो उसके लिए नेसेसरी हो जाता है एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बनाना डिस्प्यूट के पहले। जी हाँ, अब तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं, आपने कभी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट तो बनाया नहीं। बट द पॉइंट इज, आप डिस्प्यूट अराइज होने के बाद भी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट बना सकते हैं। एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए जानते हैं, सपोज आप एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होती हैं और ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो डिस्प्यूट भी अराइज हो सकता है। जैसे ही डिस्प्यूट अराइज होता है
तो हो सकता है आप दोनों पार्टी ने एक अग्रीमेंट साइन कर रखा हो कि कभी भी कोई डिस्प्यूट अराइज होगा तो यू विल नॉट गो टू कोर्ट, इनफैक्ट यू विल गो फॉर एन आर्बिट्रेशन और अ प्राइवेट पार्टी हु कैन रिजॉल्व योर डिस्प्यूट। नाउ आप लोग सोच रहे होंगे कि एज पर सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर कोई भी इंसान किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स को कंस्ट्रेंट लगा दे, ऐसा अग्रीमेंट क्या कर रहा है, हमारी किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के ऊपर रुकावट लगा दे रहा है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ऐसे अग्रीमेंट तो वॉइड हो जाते हैं और इसकी तो कोई मान्यता ही नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज पर सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एक्सेप्शन नंबर 1 के अंदर हमने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट्स को एक सेफ जोन में रख दिया है, which means all the arbitration proceedings are valid। बट इसी के साथ अराइज होती है एक और सिचुएशन, क्या हमारे प्रोसीजरल लॉज, विच मीन्स हमारे जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं, प्रॉपर्टी के मैटर्स, कमर्शियल मैटर्स या फिर कोई भी ऐसे मैटर्स जो क्रिमिनल मैटर्स नहीं है, क्या इन सभी मैटर्स को सॉल्व करने के लिए हमारा सिविल प्रोसीजर कोड कहीं भी कुछ बात कर रहा है? विद एन कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन नंबर 89 plus if you are going to read it with order number 10, rule 1A, it is duty of a judge कि जब भी कोई पार्टी उसके पास कोर्ट में आ रही है किसी डिस्प्यूट को लेके, then it is duty of a judge कि वो उस पार्टी को बताए कि आपका डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट कम खर्चे में, बहुत ही जल्दी और बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? जो हमने शुरू में बात की, ADR मैकेनिज्म से, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे यूनिसेट्रल मॉडल ने हेल्प करी हमें इंडियन लेजिस्लेशन के अंदर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को पास करने के लिए। उसी के साथ हमने देखा दैट हाउ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज आल्सो इन एप्लीकेशन विद arbitration agreement and it is completely valid, that how CPC is adding value to an arbitration and conciliation act under section 89. Stay tuned to know more about arbitration and conciliation act. That's all from my side. Thank you.